बज़्म नस्सार अपना फ़र्ज़ समझती है, दुगना फ़र्ज़ समझती है। इसलिए पहली बात तो ये कि इदारे के सरपरस्त थे। दूसरी बात ये कि उर्दू के इतने बड़े अफ़साना निगार और अहले क़लम के उनकी याद में जलसा मुनक़्क़िद करना ज़रूरी समझा जाता है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस छोटे से इदारे की दावत पर यहाँ आने की ज़हमत गवारा फरमाई और काफ़ी लोगों की वजह से ये प्रोग्राम जिस हद तक भी हो कामयाब होगा। और जिस हद तक का मतलब क्या है, जैसे कि कल ईरान सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ और बड़ी तादाद थी, बड़ी जगह थी, बड़े लोग आए हुए थे। ये इदारा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका मकसद बहरहाल ज़ाहिर है और आप लोगों की आमद भी बताती है कि इस इदारे की बहरहाल कुछ ना कुछ तो अहमियत है। एक वजह और क्या है कि वहाँ माइक जो था ऐसा था कि ऑडियंस की तरफ से बार बार कहने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाया। हमारे शब्बीर अहमद साहब ने भी जो तकरीर की, हमारे ख्वाजा नसीम अख्तर साहब ने भी जो तकरीर की, हमारे अफजल भाई ने भी तकरीर की, तो हम लोग कुछ नहीं सुन पाए। वहाँ जाने का मकसद होता है, ऐसे ताज़ियती जलसों में जाने का मकसद होता है, लोग कहते हैं कि ताज़ियती जलसे क्या है, इसमें मरहूम के महासिन का ज़िक्र हो और बहुत ऐसा, लेकिन फिर भी बाज़ लोग इसके ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनके बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। हम लोगों का भी मकसद यही था कि हम लोग वहाँ जाएं तो सर के बारे में कुछ सुने, कुछ नई बात का इल्म हो, कुछ पता चले कि क्या थे वो, और हम लोगों से जुदा होने के बाद हम लोग को और कितना अफसोस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा, मतलब हम बहुत हमारे उस्ताद मोहतरम ज़हीर अनवर साहब ने जो मज़मून पढ़ा, वो चूँकि वो स्टैंड माइक पर पढ़ा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनका मज़मून हम लोगों ने पूरा सुना। ख्वाजा साहब, बड़ा बहुत अफसोस हुआ, आप इतनी देर तक तकरीर किए लेकिन हम लोग कुछ नहीं सुने। ख्वाजा नसीम अख्तर साहब की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया है। अफसोस और रंज का मुकाम है कि हम सब उर्दू के एक बहुत ही कदावर अफसाना निगार मोहतरम अनीस रफ़ी साहब की ताज़ियत के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अपने से छोटों को ज़्यादा शफ़क़त और ज़्यादा मतलब कि वो वैल्यू देते थे, स्पेस देते थे। बड़ों के साथ उनके अपने जो मामलात होंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा कि उनके अंदर एक अनानियत नाम की चीज़ नहीं थी। वो बेशक उर्दू के एक बहुत अहम अफसाना निगार थे, उनको भी अपनी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा था, और बाद में वक्त तो तयन कर ही देगा कि वो और कितने बड़े अफसाना निगार थे, वो अलग बातें हैं। लेकिन बहैसियत इंसान, चूँकि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, तो अनीस रफ़ी साहब बहैसियत एक अदीब तो अजीम थे ही, लेकिन मैं अपनी दानिश से समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। बाकी जिनके जो अपने मामला तजुर्बात होंगे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो इनफरादी राय उनके मुतल्लिक़ ये है कि उन्होंने हमेशा अपने से छोटों को बड़ी शफ़क़त और बहुत अहमियत दी। यहाँ तक कि आखिर दम तक जो मुझे इत्तलात मिली कि एक यूनिवर्सिटी की JRF की रिसर्च स्कॉलर जब उनसे इंटरव्यू लेने गई तो उन्होंने उसको बिल्कुल वेल रिसीव किया, बहुत देर तक उससे गुफ्तगू की। और ये सब ऐसा नहीं कि मेरे साथ है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन जो मेरा अपना रहा, मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि अदबी मामला से मुख्तलिफ होकर भी वो अपने से छोटों को जो थे उनको आगे बढ़ने की वो बहुत महमीज करते थे। जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो अनीस रफ़ी साहब ने दिया। वाहिद वो शख्स थे अनीस रफ़ी जिनका अखलाकी निज़ाम इतना प्यारा था। उसकी वजह ये थी कि वो नफ्सियाती सतह पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो असल में मुकम्मल जीनियस थे, वो खुदशनास थे, मुकम्मल जीनियस थे। लेकिन वो जानते थे कि मैं क्या हूँ, मैं खुद को जाहिर नहीं करूँ, सामने वाला क्या है, उसके मिजाज के मुताबिक वो बात करते थे। और सिवाय और ऐसा मुस्कुराता चेहरा नज़र नहीं आता। आज हमारे बीच में बहुत से अदीब हैं और भी फैले हुए हैं, तो उनका रुतबा जैसे जैसे बढ़ता है उनके चेहरे की बदमिजाजी बढ़ती है। अनीस रफ़ी साहब पहले आदमी हैं कि उन्होंने फिक्शन तनक़ीद पर
नज़र रखी। अनीस रफ़ी साहब का ना होना गोया मुझको ऐसा लगता है ये कलकत्ते का अफसानवी मंजरनामे का खो जाना बराबर है। नाक़िद है अनीस रफ़ी साहब थे कि इन्होंने तमाम तरकीदात को रद्द किया। जैसे वो नावल है 94 सफ़ा का, लंदन एक रात का नावल है 94 सफ़ात। तो इन्होंने कहा कि नावल नहीं है, ये नावेला है। ये इन्होंने एक तरकीब बजा के नावेला की। ये तरकीब पहली कोशिश। इसके बाद उस नावल में लोगों ने देखा कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। इन्होंने कहा कि नहीं है, बल्कि क्या है, विज़ुअल मिक्सचर है। यह एक फिल्मी तकनीक है, विज़ुअल मिक्सचर को उन्होंने जोड़ा। चूँकि अनीस साहब रेडियो टेलीविज़न पर बहुत सारे नाटक कर चुके थे डायरेक्शन, तो मालूम है कि यादों, किसी किरदार के यादों में गुम हो जाना, तो हर फ्लैशबैक को हम शऊर की रौ से नहीं जोड़ सकते। अनीस रफ़ी साहब ने कहा कि ये नावल जो है 1 एक्ट ड्रामा है। ये देख कितने गोशे है नावेला, शऊर की रौ नहीं, 3 एक्ट ड्रामा। और अंग्रेजी नावल एक दिन, अंग्रेजी नावल एक दिन का चरबा है। देखिए कितने गोशे, कब 70-80 के दरमियान में वो गोशे दे रहे हैं एक नावल पर, जबकि पूरे हिंदुस्तान में उस नावल पर गुफ्तगू जो की गई है रद्द करते हुए पहले बंगाल की शख्सियत अनीस रफ़ी साहब ने अपनी तरकीदी बसीरत का एहसास दिलाया कि इस नावल पर बहस की है उन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे नावल, नदी, शोभन अहमद नावल नंदी, इस पर बहस की उन्होंने। तो इन तमाम मबाहस की रोशनी में मैंने कहा है कि बंगाल की फिक्शन तरकीद में वो पहली शख्सियत हैं जिनके यहाँ तरकीदी बसीरत की परछाइयाँ देखी गई। अव्वल के आदमी थे, तख्लीकार थे, उनको क्यों सफ़े दोयम में ला रहे हैं आप बात की उनके तख्लीक के ऊपर में। हाँ, वो पहलू निकाल सकते हैं आप, तनकीद एक सानवी बात हो सकती है वो, लेकिन इसको वो शऊर की रहो और ये सब इस्तिलाह अपनी जगह पे रखिए। वो सब सहूलत शऊर की रहो लेकर आए अब, वो बरतानिया से और इंग्लैंड से, और वो उसका नहीं, हमारा अपनी बात कीजिए, मतन की बात कीजिए, मतन उतर करके क्या निकाल रहे हैं आप उसकी बात कीजिए। अनीस रफ़ी ने जितने अफसाने लिखे हैं उनके मतन में उतरिए ना, देखिए हर जुमले में क्या कह रहे हैं वो, आखिर तक वो किस तरह से वो ट्विस्ट दे रहे हैं चीज़ को, क्या तकनीक बरत रहे हैं, इसके बारे में हमारा कोई तनकीद नहीं बात करता है। बस इधर उधर करके अपनी बात खत्म करी। मतलब ये होता है अनीस रफ़ी साहब जैसे तख्लीकार के कांधे पे चढ़ करके हम तनकीद निगार जो है अपना कद ऊपर करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो आदमी कितना बड़ा तख्लीकार था उसको आज तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया। शहरी का लाहिका बज़ाहिर कौल महाल सा लगता है, मगर बड़ाई की खसूसियत ये भी हुआ करती है कि महाल को मुमकिनात बल्कि करार वाकई में बदल दे। शहर में जब कभी सच्चाई की खुशबू महके, फ़रेब और रिया के माहौल में जब कभी सादगी, तहम्मुल और बुर्दबारी का सूरज चमके, या मुसाफत के दौर में कोई सुस्त रवि या कहूलत का मुजाहरा करे, तो यकीन कर लीजिए कि कोई देहाती है ज़रूर जो पसमंदर में छुपा बैठा है। चलिए देहाती ना सही, देहाती सिफत कह लीजिए। जी हाँ, उसने भी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा शहर में गुजारा, मगर अपनी ज़िंदगी के क़ल्ब में देहात की फुलवारी सजाए रखी। ज़रा गौर तो कीजिए, आलमी शहरी और महानगर कलकत्ते के बाशी टैगोर के नगमों को असरअंगेज़ी तो देहात से जाकर ही मिली, मगर हमारे इस देहाती शहरी की तो पैदाइश ही देहात में हुई। इस देहात में फ़िज़ा की आलूदगी साफ़ करने के लिए फितरत ने बड़े बड़े कारखाने लगा रखे हैं। शहरी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील का सामान भी यहीं से फराहम होता है। वैशाली ज़िला के शहर हाजीपुर के करीब इस छोटे से गांव सलीमाबाद गुलहरा में एक बच्चे की पैदाइश हुई। हम वहां जा चुके हैं। 7 भाइयों में उसका मकाम 5वां था।
काश के टैगोर की तरह सातवां होता, मगर निस्बत ज़रूर उसकी उधर से भी कुछ तो है कि नौमौलूद रफ़ी की आमद टैगोर के गुजरने के बस 3-4 साल के दरमियानी वक्फे का वाक़या है। टैगोर सितंबर 41 ईस्वी को इस जहान से गुजरे और 5 जनवरी 1945 को मोहम्मद रफ़ी खां के आंगन में नए बच्चे की किलकारियाँ गूंजी। अनीसुर रहमान नाम रखा गया, बल्कि कुदरत ये नाम इसलिए आलम बाला से अलका किया था, इसके लिए आलम बाला से अलका किया था। पंडितों ने पेशगोइयाँ की कि इस बच्चे की आमद से जंग अजीम ख़त्म हो जाएगी। हुई 9 महीने बाद जंग ख़त्म तो हुई, मगर मौलूद मासूम की बरकतों को पूरब से पश्चिम तक पहुँचने, एटमी बादलों को हटाने और फलक तक राह पाने में 8 माह लग गए। जंग ख़त्म हुई, मगर वक्त की पेशानी पर यह तहरीर भी ठहरी कि अब नग़्मा और रबाब का ज़माना ख़त्म हुआ, अब शेर व शायरी नहीं क़िस्सा गोई अहम ठहरेगी। ये गोया क़िस्सा गोओं की हाकमियत का ऐलान था और एक नए क़िस्सा गो की आमद का मुजदा। एक ऐसा क़िस्सा गो जो अपनी कहानियों में शहर की बाज़ारियती पेश न करे, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, रफ़ाक़त और हमदर्दी की कहानी भी सुनाए। बच्चे ने शऊर की आंखें खोली तो खेत खलियान बागात देखे, सादगी और मोहब्बत का माहौल देखा। गोबर इकट्ठे करती और उपले बनाती हुई, अमरूद बेचती हुई औरतें देखी, मवेशी चराते हुए बच्चे देखे। कभी कभी तो ये भी हुआ कि उनसे हमदर्दी ने 7 घड़े पानियों वाली के सारे अमरूद खुद ही खरीद लिए। 7 घड़े पानियों वाली औरत उनका एक अफसाना है। मोहम्मद रफ़ी खां ज़मींदार थे, कलकत्ते में ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस था। इस तरह शीर खारगी के ज़माने से ही माँ के साथ कलकत्ते आते जाते रहे। वो अनमित नकूश गैर शऊरी तौर पर जहन में महफूज होते रहे। इनमें यही था कि वकील अख्तर ने मदरसा आलिया में टीचर बना डाला। जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया है, खींच कर ले आना, टीचर बना डाला। ये वही मदरसा आलिया था जहाँ के असातिज़ा शमसुल उलमा और खान बहादुर हुआ करते थे, मगर जल्द ही वो अपने आबाई शहर हाजीपुर में प्रोफेसर हो गए। मगर अफसरी ने उनको मार रखा था, तो 5 वर्षों के बाद जब वो आकाशवाणी से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ तो उसे कबूल किया और दूरदर्शन के डायरेक्टर होकर रिटायर हुए। क़याफ़ा शनास जानते हैं कि अनीस रफ़ी के कबील के लोग हमदर्द होते हैं, काबिल एतमाद होते हैं, दोस्ती करते हैं तो कमाल की, धोखा खाते हैं तो कमाल का, धोखा खाते हैं तो कमाल का। अपनी ज़ात पर होने वाली नुक्ताचीनियाँ और एतराज़ात खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। किसी ने इशारा भी किया, तस्दीक हो गई। मगर अपने मिशन में लगे होते हैं, कामयाब होते हैं, जमाल परस्त होते हैं। और अब बहुत अहम नुक्ता कि अनीस रफ़ी दरअसल पठान हैं, अभी भी हैं, थे और हैं। अनीसुर रहमान खां और रेडियो टीवी के दफ्तर में AR खान, मगर उन पर हर वक्त पठानियत तारी नहीं रहती, बल्कि उन्होंने अपनी असल पठानियत को, बल्कि खान बहादुरी को छुपा कर रखा हुआ था। निगाह रसा की माने तो इस पोशीदगी के पीछे खातून मोहतरम थी, बल्कि भद्रो मोहिला छीलो। अनीसुर रहमान खान से कल्बी ज़रूरत के लिए अनीस रफ़ी हुए। लोग बाग उनके इस कहे को सच माने कि वो साहिब मामला हैं, मगर मुखबिर का कहना है कि उनके बड़े भाई हबीबुर रहमान खां यानी शाही जमील शायर तो थे, लेकिन पक्के और खरे कम्युनिस्ट भी नहीं। अभी वादा हो जाएगा आपके ऊपर। कम्युनिस्ट क्या थे? उनका घर तो एक तरह से मरकज़ था सियासत का, इल्म का, अदब का। अनवर अजीम के नाम वारंट निकला तो पनाहगाह उनका घर ठहरा। शीर मुज़फ़्फ़रपुरी कलकत्ते आए तो उनके यहाँ ठहरे। उर्दू अदब में बेशतर अहले फन गुजरे हैं और अनीस रफ़ी साहब का फ़न भी चुनिंदा ठहरा। अनीस रफ़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भला जितना भी बड़ा फनकार हो या एक आम शख्स, रहता कौन है हमेशा के लिए? चंद लम्हों के लिए ही सही मेरे होठ गुम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इन्हें गरीक़ रहमत करे, खुदा लावाहिक़ीन को सब्र अता करे। मैं पढ़ती रही, सुनती भी रही। एक जीते जी शख्स के लिए ऐसे जुमलों को सुनने की ताब मुझ में कहाँ। मैं फौरन यादों की इन सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ी हुई, जहाँ जगह जगह उनकी
कहानियों में पिरोए गए ख्यालात बड़ी मजबूती से अपना वजूद जमाए हमारी तरफ तक रहे थे। इन तमाम जुमलों को सच्चाई और अफसानों के उन्वानात अपने फ़न के लिए जगह जगह बिखरा पड़ा था और अनीस रफ़ी के साए ने इन्हें अपने घेरे में ले रखा था। दूध भरी एक नंगी छाती का बालक कहाँ है? बालक लाओ। कहाँ से बोल रही हो माँ? बालक ने अपनी किताब को माँ के नाम कर दिया और इससे भी पहले कहानी शाहकार कलम की नोक से निकलकर करतास पे फैल गया। ये कहानी मानो एक नन्ही सी कली थी जिसकी खुशबू ने इनके 3 इंतहाई पुरवकार मजमुओं को जन्म दिया। अब वो उतरने वाला है 1984 में। कर्फ्यू सख्त है 2002 और जिस्म को गर्क होने से पहले खुद को गदागर सराय का मालिक बना बैठे। 2016 अपनी कम उम्री में बिहार के गांव वैशाली से आने वाले इस मासूम लड़के की आंखों को शहर कलकत्ते के सभी मनाजिर आहिस्ता आहिस्ता खुद में समोने लगे। ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस, दिल्ली दूरदर्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर सीनियर डायरेक्टर हुए। जहाँ भी जाते वहाँ बोली का सामना करते हुए अनजाना लफ्ज तक समेट लेते। बंगाल से डाब उठाया तो आसाम से लाहे लाहे। इस्तकामत के साथ अफसाने तख्लीक किए, सोच समझ कर, ठहर ठहर कर। अब वो उतरने वाला है। कर्फ्यू सख्त है कि बेशतर अफसानों ने ज़हीन क़ारीन की सोच में अपना डेरा हमेशा के लिए जमा लिया है। जब ये अनीस रफ़ी साहब का जुमला है, जब मस्त हवाएं चलती हैं तो सारा बदन ढोल बन जाता है। सिर्फ ख्याल कीजिए, लाहे लाहे रफ्ता रफ्ता। तारीख अपनी झोली में क्या क्या लिए बैठी है? तारीख अपनी झोली में क्या क्या लिए बैठी थी? तारीख इन्हें अपनी झोली से जरूर निकालती है जब उसे तमाशा करना होता है। गदागर सराय से अनीस रफ़ी साहब ने अपनी शफ़ाफ क़रात बयानिया और नया ज़ाविया लिए वजूद को लाजवाल ठहरा दिया है। ये तो उनके अफसानों की बात थी। पहली मुलाकात तकरीबन निस्फ सदी पहले, हाफ अ सेंचुरी, निस्फ सदी पहले हुई थी। वो तकरीबन समझिए 69-70 साल का वाक़या होगा। मैं कॉलेज में तालिब इल्म था और इसी ताती बाग के इलाके में, जमील साहब जानते होंगे, एक तंजीम थी फ्री रीडर सर्कल। फ्री रीडर सर्कल, उन लोगों ने एक ड्रामा का एहतमाम किया था, स्टेज करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों को सेलेक्ट किया। हम लोग राज़ी भी हो गए थे। उसी दरमियान में एक नाम गर्दिश करने लगा और वो नाम था अनीस रफ़ी साहब का। हम लोग अनीस रफ़ी साहब को जानते भी नहीं थे। चुनांचे जब अनीस रफ़ी साहब आए, अब वो रिहर्सल की जगह इस्लामिया स्कूल था। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग खड़े थे
अनीस रफ़ी साहब उतरे, पता नहीं शायद गाड़ी वगैरह से उतरे होंगे, और लोग उनको लेकर आ रहे थे, इस तरीक़े से लेकर आ रहे थे, हम लोग ऊपर से देख रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई बॉम्बे का फिल्म स्टार आ रहा है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। जब वो आए सामने, ये बात अब 70 के आसपास की। जी जी जी, तो आप यकीन कीजिए मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। छोटा सा कद, बरहम जुल्फ को संवारते हुए वहाँ पहुँचे, आकर बैठे, स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे कि आप लोग जानते, ज़्यादा जानते हैं कि हर आदमी अपना अपना पढ़ता है, उसके बाद क्यू के लिहाज से दूसरा एक्टर पढ़ता है। तो हम लोग पढ़ते रहे। उसके बाद अनीस रफ़ी साहब का दौर आया और अनीस रफ़ी साहब पढ़ने लगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे, लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत मुतासिर किया वो थी उनकी आवाज़। उनकी आवाज़ दिल से रूह में दाखिल हो गई। ये मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ। उसके बाद वक्त गुजरता गया। इस हुगली नदी में न जाने कितने पानी बहकर समुंदर में चले गए। मैं तालिब इल्म से कॉलेज में पढ़ाने लगा। अचानक एक दिन मेरे मेज़ पर एक ख़त पढ़ा, मैंने देखा, और वो था ऑल इंडिया रेडियो से। मैं वहाँ पहुँच गया। ये मेरी दूसरी मुलाकात। उनको प्रोग्राम बहुत पसंद आया। हालांकि मैं तो आज भी बात नहीं कर सकता हूँ, उस ज़माने में हालत और भी ख़राब थी। ये उनकी हिम्मत अफजाई कहिए या मोहब्बत कहिए कि एक प्रोग्राम के बाद दूसरा, यके बाद दीगरे, 3-4, हो सकता 4 प्रोग्राम हुआ होगा। और ये दूसरा मौका था जब मैं अनीस रफ़ी साहब से और ज़्यादा करीब हो गया। प्रोग्राम होता, बाज़ मरतबा हम लोग बैठकर चाय भी पीते, इधर उधर की बातें होती। मुझे ये 2-3 चीज़ का एहसास हुआ उस ज़माने में। नंबर 1 कि ये शख्स करंट अफेयर्स पर बहुत दखल रखते हैं, बहुत जानते हैं। दूसरी बात, प्रोग्राम तो कंडक्ट करना उनका प्रोफेशनल काम ही था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हम लोगों के ऐसे छोटे लोगों को भी हिम्मत दिलाते थे। और बाज़ मरता अगर मैं कुछ कहता तो आकर रोकते और कहते कि नहीं अफीफ साहब, इस तरीके से आप मत कहिए, आप इस अंदाज से बातें कीजिए, इस पॉइंट को आप पकड़िए। बहुत मोहब्बत, बहुत शफ़क़त के साथ बात करते थे। ये मेरी दूसरी मुलाकात हुई। 55 साल की। सबसे पहले मैं तो उनका एक शागिर्द था। हम लोग 69 में जब स्कूल में थे तो वो आए थे। ये हमारा पहला तारुफ था। अगरचे वो बहुत कम वक्त में वक्त वहाँ रहे, लेकिन सीखने और जानने और उनको समझने का अमल उस वक्त से शुरू हो गया। ये नहीं जानता था कि वो कितने बड़े अफसाना निगार हैं, बल्कि उस वक्त अफसाना निगारी की दुनिया में उनकी वो धूम नहीं मची थी। और यहाँ धीरे धीरे उनका जो शोहरा था वो फैलता चला गया। ये सिर्फ मदरसालिया में नहीं, बल्कि इस्लामिया हाई स्कूल में भी उन्होंने कुछ वक्त पढ़ाया। उसके बाद वो एक प्रोफेसर थे। अभी इन्होंने कहा कि करंट अफेयर्स पर उनकी बड़ी पकड़ थी। बिल्कुल सही कहा।
ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो पहले पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद यहाँ जितनी बातें हुई हैं उसमें सबसे पहले वो इंसान थे, बहुत मुखलिस इंसान थे। इतनी बार हमसे मुलाकात रही है, इतने ज़माने से मुलाकात रही है, उनके तमाम दोस्तों से मुलाकात रही है। फिरोज़ आबिद हैं, हसन असर हैं, सज्जाद नज़र हैं, खिजरपुर के लोग जानते हैं कि मोइन इजाज़ भी अभी भी हैं, वो बहुत इंतकाल कर गए, अब इंतकाल कर गए, ये खबर मुझे नहीं थी। ये तमाम लोग जब जमा होते थे तो हमको भी बुला लिया करते थे, लिहाजा उनसे सीखने का, उनसे इंटरैक्ट करने का मौका हमेशा मिलता रहा था। दो तो ऐसे लम्हे थे, एक वक्त जबकि शमसुर रहमान फ़ारूकी को लेकर हम शहनाज नबी वगैरह गए थे अनीस रफ़ी साहब के घर में, वहाँ बहुत सारे लोग थे, नसीम साहब वहाँ थे और नसीम साहब ने बहुत सारे सवालात किए। ये अबूज़र साहब थे, मुझे पता नहीं आप थे या न थे, शब्बीर साहब भी शायद हों वहाँ। तो तमाम लोगों ने शमसुर रहमान फ़ारूकी से बहुत सारे सवालात किए थे। उन तमाम लोगों के सवालात और जवाबात भी मेरे पास अभी तक हैं, लेकिन मैं उन्हें लिख नहीं सका, दैट इज़ माई फॉल्ट। लेकिन उस पर्टिकुलर मुलाकात की अहमियत इस बात की है कि फ़िक्री तौर पर, नज़री तौर पर, तनकीदी तौर पर और अदबी तौर पर न सिर्फ शमसुर रहमान फ़ारूकी को बल्कि अनीस रफ़ी को समझने का जो मौका मिला वो दूर तक साया गया। मैंने जो कल अपना एक छोटा सा एक मज़मून पढ़ दिया था वहाँ, और पढ़ने की वजह ख़ास तौर पर यह थी कि मैं सुबह हमको हमारे दोस्त कमाल, अच्छा कमाल साहब भी उनके बहुत बचपन के दोस्त, बल्कि क्लास फेलो थे। कमाल साहब ने कहा कि आपको लिखना ही है हमारे उस रिसाले के लिए। एक लिटिल मैगज़ीन वो निकाला करते थे, तो कलम बर्दाश्ता हमने उसमें लिखा, और ये तमाम बातें जो यहाँ हुई हैं बहैसियत तनकीद निगार, बहैसियत इंसान, बहैसियत उनके कहानियों में और उनकी तनकीद में जो रचा बसा हुआ तसव्वुर था, उन तमाम चीज़ों पर मैंने रोशनी डाली है इख्तिसार के साथ, इजमाल के साथ, बहुत मुख्तसर तौर पर सब जगह को टच करते हुए हम गए। और पहला तो उस मिसरे से किया था जो किसी ने यहाँ भी कोट किया है शायद, कि गालिब का वो मिसरा नहीं है, हाँ, हर काम का आसान दायम ने, उसका दूसरे मिसरे से हमने शुरू किया था। हाँ, लेकिन उनकी कहानी में, उनकी बातों में, उनकी तनकीद में बहुत सारे लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन भी है। मैंने तनकीद पर भी थोड़ी बहुत यहाँ भी लिखा और पहले भी लिखा, कोई माने या ना माने मुझे जवाब देने की यहाँ ज़रूरत नहीं। मैंने उन पर लिखा है और वो उस मज़मून से खुश थे, और उन्होंने कैसे कैसे हमने उनके मज़मून को कहाँ नहीं सुना। उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि डायमंड होटल में, बल्कि एक साइड में जो हल्दीराम है, वहाँ तो उन्होंने ज़फ़र उगानवी पर बहुत तकरीबन 20 से कई सफ़े का मज़मून उन्होंने हमको वहाँ सुनाया था। मेरे ऊपर भी उन्होंने बड़ा मज़मून लिखा था। अनीस रफ़ी दूसरा कहता, यूं ही नहीं अनीस से वो हो गए रफ़ी, यूं ही नहीं अनीस से वो हो गए रफ़ी, बख्शी थी रब ने उनको महारत ज़बान पर। यूं ही नहीं अनीस से वो हो गए रफ़ी, बख्शी थी रब ने उनको महारत ज़बान पर। अफसाने में दिखाई है फ़नकारियाँ तमाम, एहसास फ़िक्र रखते थे वो आसमान पर, एहसास फ़िक्र रखते थे वो आसमान पर। एक कतार हुआ है कि रंग भरकर नए फसानों में इनका रखा भरम अनीस रफ़ी, ज़ाविये से निखारा गुलशन को थे वो अहले कलम अनीस रफ़ी। और आखिरी कता भी समाप्त कर लें कि सालिको एजाज व शिबली सब हैं इस्तकबाल में, सालिको एजाज व शिबली सब हैं इस्तकबाल में, और सदारत के लिए है मुंतखब कैसर शमीम। सालिको एजाज व शिबली सब हैं इस्तकबाल में, और सदारत के लिए है मुंतखब कैसर शमीम।
आलम अरवाह में है कर्फ्यू पर सेमिनार, आलम अरवाह में है कर्फ्यू पे सेमिनार, तोहफे में जन्नत अता फरमाएगा रब्बे करीम। तख्लीकी सतह पर अनीस रफ़ी ज़िंदा हम लोगों में भी हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इसमें तो दो राय नहीं। ये सेमिनार तो है नहीं, ये तो एक ताज़ियती जलसे में हमें मनसब इन्होंने सदारत का दे दिया, लेकिन कुछ बातें इतनी उम्दा हुई हैं, चाहे वो मकसूद ने कही हो या फिर वो क्या कहते हैं उसको शब्बीर ने, मैं इन बातों से इत्तफाक करता हूँ और उसी की थोड़ी सी एक तरह से डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, हम लोग सभी देख रहे थे जिसको कहते हैं उफ़ाम में कि काफरी में इस्लाम की झलक का नज़र आ जाना। तो अनीस रफ़ी साहब के सिलसिले में जितनी बातें हुई हैं उसमें थोड़ा सा इमोशनल फैलेसी भी है, जज्बाती इल्तबास भी है, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में मारूजियत की, जिसको हम लोग ढोल पीटते हैं कि बगैर मारूजियत के इम्पर्सनल होकर बगैर हम किसी की बात अगर नहीं करते हैं तो हम उसका तय्युम सही मानों में नहीं करते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन उसमें मौजूदियत की आमेज़िश होती है, क्योंकि ये अखलाकी तासुबात में इसको शामिल कीजिए। तासुबात की भी कई किस्में हैं, ये अखलाकी तासुबात में इसको हम शुमार करते हैं, जिसमें थोड़ी सी मौजूदियत भी आ जाती है, यानी कि हम दाखिल हो जाते हैं, हमारे जज्बातियत दाखिल हो जाती है उसमें। लेकिन मेरा मामला जो अनीस रफ़ी साहब का है उसकी दो सतहों पर है। इख्तिसार से मैं उस बारे में कह दूँ, कल जो बातें आपने नहीं सुनी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बातें यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। अनीस अफजल साहब ने सबों ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की थी। अब ये अलमिया माइक का, लेकिन आप हमारे हिस्से में इस बात को न डालें, कसूर हम लोग का कतई नहीं है, हम लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की थी। हाँ, तो थोड़ी सी बातें मैं उसको रिपीट कर दूँ। अनीस रफ़ी साहब कलकत्ते में, कोई बुरा ना माने इस बात से, ये मेरा अपना मानना, कोई ज़रूर नहीं कि आप मेरी बातों से हमांग हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं, बट आई हैव फ्रीडम टू स्पीक लाइक दिस। उनकी तरह मैं साहब नज़र नहीं देखा मैंने कलकत्ते में। ऐसी भी कलकत्ते में अगर आम डगर से हटकर गुफ्तगू करें तो आपको गुफ्तगू करने वाले नहीं मिलते, मुझे माफ़ कीजिएगा। इल्मी मामलात में हम एक तरह से खुशसाली के यहाँ शिकार, रिवायती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करो सब मिल जाते हैं, लेकिन अगर डगर से हटकर, रिवायत से हटकर थोड़ी सी अलग लीग पर गुफ्तगू करना चाहें तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं जिस ज़माने में अक्सुलमान पर काम कर रहा था, सिवाय मेरे चंद अहबाब के, जिसमें एक गुज़र हाशमी साहब हैं, यहाँ ज़हीर अनवर साहब बैठे, जिस ज़माने में काम कर रहा था 80 के आसपास की बात है, उनकी नज़मों के हवाले से किसी से बात नहीं कर, कोई तो जानता ही नहीं कि अक्सुलमान है कौन। बल्कि मैं भी जब मैंने उनका इंतखाब किया तो उससे पहले मैं नहीं जानता था कि अक्सुलमान साहब फिल्म में मैं मुकालमा नवीस के हिस्से से जानता था, लेकिन वो इतने बड़े शायर हैं मैं खुद नहीं जानता था। वो तो जब यादें जो मजमुआ उनका वो मन्नान साहब के यहाँ मुझे मिल गया, अब उसको जब मैं देखने लगा तो हैरान और शज्जर हो गया, भाई इतना बड़ा शायर और ये कौन अक्सुलमान है। तो बाद में मालूम हुआ कि वही अक्सुलमान है जो फिल्म मुकालमे और मंजरनामे लिखते हैं। तो इस तरह से उनका इंकशाफ हुआ। अब मैं जो बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने कल कहा था कि विशपान की कथा जो अफसाना उन्होंने पढ़ा था 78 में, हम उस वक्त एमए में थे। ज़फ़र रुहानी साहब हमेशा, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे, हिंदुस्तान के जितने भी नाक़िद हों, नाविल निगार हों, अफसाना निगार हों, जिनका भी अदबी तशख़्ख़ुस हिंदुस्तान में कहीं भी किसी कोने में भी होता था, वो जब कलकत्ता आते तो चंद शख्सियात से मिलते थे। फ़ारूक़ी साहब कई बार आए और कई बार सालिक सभी लखनवी साहब के यहाँ मिले, ज़फ़र साहब के यहाँ मिले। फिर उन्होंने एक वाक़या बयान किया जिसमें शबीर भी थे, हम लोगों ने वहाँ उनसे बहुत से बातें की थी। दरअसल वो बातें हम लोग अपने इल्म में इजाफे के लिए करते थे, क्योंकि आप अगर सवाल नहीं करेंगे, आप अगर पूछेंगे नहीं तो आपके इल्म में इजाफा होगा कैसे, आपके आफाक कैसे वसी होंगे। अगर आप ये सोचते कि आप जो जानते हैं उसी पर तकिया करके रहेंगे तो आपका इल्मी सफ़र रुक जाएगा ना। और ये हुआ बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ ये मामला हुआ है। वो आगे जानना नहीं चाहते, सोचते कि इनकी यहाँ मेराज ये ख़त्म हो गया मामला। मुझे शब्बीर की एक बात बड़ी पसंद आई, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस ख्याल से हम आऊँ कि किसी भी फ़नकार आप मुतसिब कब हो जाते हैं, जब उसके मतन से हट कर बातें करते हैं आप। जब तक, क्योंकि उसकी तख्लीक उसकी औलाद है, आप उससे रुजू करें, उसको खोलने की, डिकोड करने की कोशिश करें कि आखिर वो जो तख्लीक तश्कील पजीर हुई है उसमें कौन कौन से अनासिर उसमें शामिल हैं, किन अनासिर की वो तकमीली सूरत है, वो मतन। अगर मतन को आप डिकोड नहीं करेंगे तो आप
हाशिया आराई करेंगे, लेकिन जो मतन में जो चीज़ें खुद कफ़ील मौजूद है बिलकुवत, आप उसे न वाकिफ़ हो पाएंगे और न कारी से उसका रिश्ता कायम कर पाएंगे। लिए हम लोग यहाँ जमा हुए और कुछ ना कुछ तो हासिल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।